नमस्कार मित्रों, मैं भीमसेन गुप्ता आप सभी का अनुज हिंदी यूनिवर्सिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मुझे बहुत खेद है इस बात का कि आज 5 दिन हो गया और 5 दिन से मैं वीडियो चैनल पर नहीं डाल पाया हूं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित होकर के ये संदेश दे रहा हूं कि किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ समस्याओं के कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ रहा, अतः मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मैं आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूँ तो वो आप सभी को सामने, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज ये डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड के सामने मैं उपस्थित हूँ। और इस बात की मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि जो डिजिटल बोर्ड की बात की जा रही थी वो आपके सामने आज स्क्रीन पर दिख रहा है। और साथ साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक धनतेरस का पर्व। इस पर्व की मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूं और आप सभी के जीवन में सुख, वैभव, समृद्धि आए, ये ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना है, आत्मिक मंगल कामना है। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने संधि की चर्चा की थी और संधि के बारे में हमने बताया था कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने बताया था कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। और संधि के भेद की भी हमने चर्चा की थी। उसमें मैंने स्वर संधि की चर्चा की थी और दूसरा भेद हमने बताया था कि व्यंजन संधि होती है और तीसरा हमने बताया था कि विसर्ग संधि होती है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में प्रश्न आ जाता है। तो जब स्वर का योग जब स्वर के साथ होता है, जब स्वर का योग स्वर के साथ होता है तो उसको कहते हैं हम स्वर संधि। मित्रों, ये आपको परिभाषा याद रखनी है। जब स्वर का योग स्वर के साथ होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है कि व्यंजन का योग या तो स्वर के साथ हो सकता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे, और या तो व्यंजन का योग किसके साथ होता है, व्यंजन के साथ होता है, तो उसको भी हम व्यंजन संधि ही कहेंगे। ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। और विसर्ग संधि किसको कहते हैं? विसर्ग संधि का योग, विसर्ग का योग जब किसके साथ होता है, स्वर के साथ होता है, तो उसे भी हम विसर्ग संधि कहते हैं। और जब विसर्ग का योग व्यंजन के साथ होता है तो उसे भी हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जब संधि के भेद की बात हो तो संधि के 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, तीसरी विसर्ग संधि होती है। और जब इसकी परिभाषा की बात हम करेंगे तो स्वर का योग जब स्वर के साथ होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं, और जब व्यंजन का योग स्वर के साथ होता है तो उसको भी व्यंजन संधि कहते हैं, और जब व्यंजन का योग व्यंजन के साथ होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब विसर्ग का योग किसके साथ होता है, विसर्ग के साथ होता है। विसर्ग का योग जब स्वर के साथ होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, या विसर्ग का योग जब व्यंजन के साथ होता है तो उसे भी हम विसर्ग संधि ही कहेंगे। ठीक है। अब जरा हम इसके क्या नाम है, भेद की बात करेंगे मित्रों। तो जरा हम अगर बात करें
स्वर के भेद की बात करें तो स्वर के जो भेद होते हैं, जो स्वर के भेद होते हैं, जरा मैं कलर का बदल लूं यहाँ पर। स्वर के भेद की बात करें तो स्वर संधि में कौन कौन सी संधियां आती हैं? एक तो दीर्घ स्वर संधि होती है, दूसरी संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है, और तीसरी संधि कौन सी होती है? यड़ संधि होती है, और चौथी कौन सी संधि होती है? चौथी होती है आपकी वृद्धि संधि, और पांचवी जो संधि होती है वो होती है अयादि संधि। मित्रों, ये जानकारी होनी चाहिए आप सभी को। थोड़ा सा बोर्ड आपके लिए भी दिख रहा होगा कि नया है, और मैं तो बिल्कुल नया हूँ ही, तो थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब इसमें कभी कभी सूत्रों की बात आती है, तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है, तो इसको सूत्र को भी हम जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है अका षवर्णे दीर्घा, ये सूत्र होता है। और इसका दूसरा सूत्र कौन सा होता है? गुण संधि का दूसरा सूत्र होता है इसका आद गुणा होता है, ये गुण संधि का मित्रों सूत्र है। यड़ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका इको यड़ची, ये यड़ संधि का सूत्र होता है। और चौथी जो संधि है वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो वृद्धि रेची होता है। और जो अयादि संधि दिख रही है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है एचो अय वा या वह, ये अयादि स्वर संधि का सूत्र है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में क्या नाम है चर्चा करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने सबसे पहले आपको संधि की भेद की चर्चा की, उसके पश्चात मैंने आपको क्या नाम है स्वर की परिभाषा हमने बताई, फिर मैंने आपको व्यंजन संधि की परिभाषा बताई, फिर मैंने आपको विसर्ग संधि की परिभाषा बताई, फिर हम स्वर संधि की चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक आपका आता है दीर्घ, दूसरा आता है गुण, तीसरा आता है यड़, चौथी संधि होती है वृद्धि, पांचवी होती है अयादि। और अगर इसके हम भेद की बात करें, इसकी अगर हम भेद की और भी बात करें तो इसमें एक और संधि होती है आपकी, कौन सी? इसकी एक संधि होती है आपकी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप संधि। और इसका सूत्र होता है एंग पदांता दति, ये भी भेद है इसका, ठीक है। और हम एक और भेद की बात करेंगे, तो इसका एक भेद और होता है जो दूसरी संधि होती है आपकी पर रूप, और इसका सूत्र होता है एंगी पर रूप। तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लें। अब स्वर संधि के भेद की बात कर रहे थे, इसमें एक दीर्घ है, दूसरा गुण है, तीसरा यड़ है, चौथी वृद्धि है, पांचवी अयादि है, और जो छठी है वो है पूर्व रूप, और फिर कौन सा है आपका पर रूप। अब ये सभी जो भेद होते हैं, ये सभी आपके किसके भेद होते हैं? ये सब स्वर संधि के भेद होते हैं। अब स्वर संधि के अंतर्गत हम एक संधि की चर्चा करेंगे सबसे पहले, जो आपको सामने दिख रहा है, कौन सा? ये अका सवर्णे दीर्घा। अब इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएंगे, और हम सभी जो चर्चा करेंगे वो हम आज करेंगे कौन सी संधि की परिभाषा की? हम दीर्घ संधि की चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि ये एक स्वर संधि है मित्रों। क्या है ये एक स्वर संधि है। और दीर्घ संधि की बात करेंगे तो इसमें हम इनके सूत्र की भी चर्चा करेंगे। इसका जो सूत्र होता है वो होता है क्या? अकह सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। अब अगर इसमें अक को जाने तो अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है, और जब अक प्रत्याहार है तो इसको अक को बनाने के लिए
हमें एक माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम है क्या, 2 माहेश्वर सूत्र हैं इसमें। एक सूत्र हो जाएगा अ, ई, उ और अड़ा आयुण, और दूसरा इसमें सूत्र प्रयोग हो जाएगा रिर, री और क। ये एक सूत्र है, 2 सूत्र उसमें हैं। तो जब अक प्रत्याहार बनाते हैं तो इसमें से हम क्या करते हैं, हलंत वाले वर्णों को हटा देते हैं। यानी ये जो वर्ण है अड़ा और ये जो वर्ण है आपका क, इसको जब हटाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका, इसमें आपका जो है अ आएगा, फिर ई आएगी इसमें, फिर उ, और इसके अलावा रेर और आपका लरी। ये इतने जो है आपके वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसमें जो ये सवर्णे आपको दिख रहा है ना, तो ये जो सवर्णे है, सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण आने पर। तो जब इसके समान वर्ण यानी छोटा आएगा तो यानी ये इसका दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ होकर के इसका परिवर्तन किस में करेंगे, हम बड़े आ में कर देंगे। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, यानी समान वर्ण आता है तो इसका दीर्घ हो जाता है। फिर उसी के अनुरूप अगर यहाँ पर छोटी आ जाए तो इसके अनुरूप यहाँ पर बड़ा कर करके क्या करेंगे, यहाँ पर हम बड़ी में परिवर्तन करेंगे। और इसका भी अगर छोटा हुआ यहाँ पर आएगा तो इसका परिवर्तन करके हम यहाँ पर बड़ा हो कर देंगे। और जब यहाँ पर इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऋण आएगा तो यहाँ पर भी परिवर्तन होकर के ये क्या हो जाएगा, ये बड़े ऋण में परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो लृ है इसका दीर्घ नहीं होता है, इसका क्या नहीं होता है, कभी भी दीर्घ नहीं होता है। और ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे कि किसका दीर्घ नहीं होता है। तो लृ का दीर्घ नहीं होता, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि किसका दीर्घ नहीं होता है, तो लृ का दीर्घ आपका नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अक प्रत्याहार को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब जरा हम उदाहरणों की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पूर्णतः समझ लिया होगा। दीर्घ संधि किस संधि का भेद है, स्वर संधि का भेद है। इसका सूत्र क्या होता है, अका सवर्णे दीर्घा होता है। अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं, 2 अयुण और रिलिक। अब जब अक प्रत्याहार को बनाएंगे तो इसमें से हलंत वाले वर्णों को हटा देते हैं। अब ये आपके 1 2 3 4 5 यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आते हैं। फिर इसके बाद समान वर्ण आता है तो इसका दीर्घ हो जाता है। सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण आने पर इसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अब यहाँ पर किसका दीर्घ नहीं होता है, तो लृ का दीर्घ नहीं होता है। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मित्रों, अब जरा हम उदाहरण की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा इस बोर्ड के लिए मैं नया हूँ, ठीक है, और आप लोगों को इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि हमें क्या नाम है, धीरे धीरे ही चलाना, इसमें हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो थोड़ी सी हमें असुविधा हो रही है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसमें सीख जाऊंगा। ठीक है, और इसमें हम बात कर रहे थे उदाहरणों की, तो जरा हम उदाहरण की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा पेन नहीं आ रहा है, हाँ आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे उदाहरण। मित्रों, हम थोड़ा नए हैं इस बोर्ड के लिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा समस्या आ रही है, ठीक है, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। ठीक, और मैं आज जो उपस्थित हुआ हूं तो इस पर मतलब सीखने के लिए ही, जिससे आपको मैं थोड़ा सा सीख भी लूंगा और मैं आपको ज्ञान भी दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतने दिन से हमारी आपकी वार्तालाप नहीं हुई थी, और आज मैं इस मंच के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि मैं इस बोर्ड के लिए बहुत नया हूं। ठीक है, लेकिन सीख जाऊंगा। यहाँ पर उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि हम इसकी बात करें, जो ये नियम लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये नियम जो है, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, लिखा है विद्या, विद्या, और क्या लिखा हुआ है, आलय लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आ है, और यहाँ पर भी क्या है, आ है। यानी ये है आपका पूर्व वर्ण और ये है आपका परवर्ण। पूर्व और परवर्ण को देखते हैं, जब पूर्व और परवर्ण होता है उसका दीर्घ हो जाता है। तो ये है आपका, ये बड़ा और ये बड़ा बराबर मिलकर के क्या बन जाएगा, ये इसका दीर्घ में अगर परिवर्तन करेंगे तो इसका दीर्घ बनेगा, तो इसका बड़ा आ ही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दीर्घ, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, यानी इसका जब योग करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका विद्यालय। क्या बन जाएगा आपका, विद्यालय बन जाएगा। उसी तरीके से हम अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये तो पहला उदाहरण है, दूसरे उदाहरण की हम बात करें, जैसे लिखा है क्या, लिखा हुआ है अद्य,
और धन क्या लिखा है, अपी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ का ये छोटा आ ले लिया और यहाँ का भी ये छोटा आ ले लिया, बराबर मिल करके क्या बन गया, ये बड़ा आ बन गया। ठीक है, अब इसका जब हम योग करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा, आपका अद्यापी बन जाएगा। तो इस चीज़ को आपको देखना है, समान वर्ण आने चाहिए। छोटा मतलब इसका नियम होता है कि अगर छोटा आ के बाद अगर छोटा आ जाए तो इसका भी परिवर्तन किस में होता है, बड़ा आ में। और अगर बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तो इसका भी परिवर्तन किस में हो जाता है, बड़ा आ में। और अगर छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तो इसका भी परिवर्तन किस में हो जाता है, बड़ा आ में। और बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ जाए इसका भी परिवर्तन किस में हो जाता है, बड़ा आ में। ये दीर्घ संधि का क्या है, ये पहला नियम है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। और ये जो छोटी ई देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। और फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर मिलकर के क्या बनेगा, बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर मिलकर के क्या बनेगा, बड़ी ई। और बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बड़ी ई। ये कौन सा नियम है, ये दूसरा नियम है, ये सेकंड नियम है। थर्ड नियम ये देखो आप देख रहे हैं, ऊ वाला, इसको भी देख लें हम। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। अब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इसका योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ करेंगे तो इसका भी परिवर्तन किस में हो जाएगा, बड़ा ऊ में। और ये आपका फोर्थ नियम है। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो आप ऋर देख रहे हैं, ऋर, तो ऋर की भी चर्चा अगर हम करेंगे तो ऋर की चर्चा मित्रों हम इधर कर लेते हैं। जब ऋर की चर्चा करेंगे तो ये ऋर और प्लस ये ऋर बराबर मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऋर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये फोर्थ नियम है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। जो क्या है आपका, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। थोड़ा सा इसमें हमसे यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर इसको थर्ड करना है। ठीक है, यानी ये जो है आपका तीसरा नियम है। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। और इसका तो आपको पता है कि इसका क्या नहीं होता है, इसका कभी भी दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब इसको जरा हम यहाँ से हटाने का काम करेंगे मित्रों। ठीक है, देखिए ये है मेरा डस्टर। देखिए कितना आसानी से हमारा बोर्ड क्लीन हो रहा है। ठीक है, हमारा ये बोर्ड क्या हो रहा है मित्रों, बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया पूर्णतया। देखिए कितना आसानी से हमारा ये बोर्ड क्लीन हो गया है। ठीक है, और अब हम आते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है हिम। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हिम। और धन क्या लिखा हुआ है, आलय लिखा हुआ है, आलय। अब देखें यहाँ पर क्या है, छोटा आ है और प्लस यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है। अब छोटा आ का बड़ा आ से योग करेंगे तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, बड़ा आ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पर। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये ही और ये आपका स्वर निकाल लिया तो क्या बना, आधा माँ। अब ये ह्रस्व स्वर यहाँ का और ये दीर्घ स्वर, इसका जब योग करके क्या बना है, बड़ा आ बना है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, हिमा बन जाएगा। और आगे क्या है, ल और या बन गया, तो ये क्या हो गया, हिमालय बना। तो ये दीर्घ स्वर संधि के पहले नियम का था। तो अब दूसरे नियम की हम बात करें। जैसे मान लीजिए जो ई का बताया था तो उसमें क्या है आपका नदी और प्लस क्या बना आपका ईशा बना। अब यहाँ पर देखिए द पर मात्रा का है कि है, बड़ी ई की मात्रा है या नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है। इसका योग करेंगे तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, बड़ी ई में। अब इसका जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका नदीस। उसी तरीके से मित्रों हम नेक्स्ट उदाहरण की बात करें। जैसे ये पहला नियम था, दूसरे नियम का जो है ये पहला उदाहरण है, दूसरे नियम का हम दूसरा उदाहरण देख लें। जैसे मान लीजिए लिखा है कवि। क्या लिखा है, कवि। और यहाँ पर क्या लिखा है, ईशा। अब जरा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी और यहाँ पर छोटी है। ये जो छोटी और बड़ी जो निर्धारित होती है मात्रा, ये मित्रों वर्तनी पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर देखिए छोटी ई का योग है और प्लस यहाँ पर क्या है, बड़ी ई का योग है। अब यहाँ पर ये छोटी और ये बड़ी मिलकर के क्या बना देंगे हम, यहाँ पर बड़ी ई बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये कबीस बन जाएगा। तो इसमें इस चीज़ को आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान देना है। उसी तरीके से अगर हम छोटा ऊ की बात करें, जो हमारा छोटा ऊ था, ठीक है, तो इसको भी हम हटाते हैं यहाँ पर।
तो थोड़ा सा इस चीज़ को जरूर हम ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको भी हम हटाएंगे यहाँ से। अब तीसरा नियम हमने क्या बताया था? तीसरा नियम हमने ये बताया था कि जब छोटा ऊ का योग किसके साथ, छोटा ऊ के साथ होता है, तो इसका परिवर्तन किस में होता है, बड़ा ऊ में होता है। और बड़ा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ का योग करेंगे तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, बड़ा ऊ में हो जाएगा। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऊ बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? और उसी तरीके से आपका यहाँ पर छोटा ऊ और प्लस क्या बना आपका, बड़ा ऊ बराबर मिल करके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। ये तीसरा नियम बताया था कि नहीं बताया था? तो जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए लिखा है, क्या, भानु, क्या लिखा है यहाँ पर, भानु, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, उदय। अब आप बताएं कि भानु में क्या है, छोटा ऊ है कि नहीं है, छोटा ऊ, और प्लस यहाँ पर उदय में क्या है, छोटा ऊ, बराबर मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऊ बना। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे भा, और यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ तो हमने नीचे लिख दिया, क्या बचा, आधा ना। अब ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर के कैसे में बदल गया है, ये बड़ा ऊ में, यानी दीर्घ में बदला है, नहीं बदला है। तो यहाँ पर दीर्घ की मात्रा लगा देंगे, फिर क्या बचा आपका द, और क्या बचा आपका या, तो क्या हो गया, ये बन गया आपका भानुदय। और आपसे पूछा जा सकता है कि भानुदय में संधि है, भानुदय में संधि है। अब यही प्रश्न बन गया, मान लीजिए ये प्रश्न बन गया, तो इसमें ऑप्शन दे दिया, यहाँ पर इसमें ऑप्शन दे दिया दीर्घ, फिर यहाँ पर क्या दे दिया, गुण, फिर यहाँ पर क्या दे दिया, यड़, और चौथे नंबर पर क्या दे दिया, वृद्धि। अब यहाँ पर देखिए, ये बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है, और ये आपका डी ऑप्शन है। तो भानुदय में ये देखिए क्या है, बड़े योग की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और अब हम जरा इसको हटाते हैं, और एक चौथा नियम बताया था मैंने आप लोगों को, कौन सा चौथा नियम हमने दीर्घ संधि का बताया था, क्या दीर्घ संधि का हमने बताया था कि ये रीर ह्रस्व रीर है ये, और ये भी एक ह्रस्व रीर है। ठीक है, जरा इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और इसको भी यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, यानी चौथा नियम ये है, चौथा नियम। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था, इसमें हमने बताया था कि एक ऋण ये है ह्रस्व ऋण, और एक ह्रस्व ऋण ये है। ठीक है, इसका योग करेंगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनता है दीर्घ ऋण। ठीक है, इस नियम पर हमको उदाहरण बनाना है, और ये नियम किस संधि का है, ये नियम दीर्घ संधि का ही है। ठीक है, किसका नियम है मित्रों, दीर्घ संधि का ये नियम है। ठीक है, ये जो है दीर्घ संधि का नियम है। कभी कभी नियम से भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, अब तो बोर्ड आ ही गया है, अब धीरे धीरे हम आप लोगों को क्वेश्चन के द्वारा समझाने का काम करेंगे। तो ये क्या है आपका, ये दीर्घ नियम है। अब यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि लिखा है, जैसे कोई भी है, मान लीजिए कि दीर्घ संधि का उदाहरण अगर हम करें तो क्या करें, जैसे मान लीजिए लिखा है, यहाँ से हटाते हैं इसको, लिखा है मातृ, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, ऋणम लिखा है। तो अब आप बताएं, यहाँ पर ऋण की मात्रा है या नहीं है, ऋण है तामे, और यहाँ पर भी क्या है, ऋण है। नियम क्या बताया, ऋण प्लस ऋण बराबर क्या बनेगा, ये बड़ा ऋण बनेगा। तो ये क्या बन गया, ये बड़ा ऋण बन गया। तो इसको जब योग करेंगे तो ये क्या बनेगा, मात्र। अब ये ऋण, बड़ा ऋण कैसे बनाते हैं, बड़ा ऋण ये समझ लो अंग्रेजी का 3 अगर उल्टा का बना है तो समझ लीजिए मात्र, ये दीर्घ हो गया आपका। ठीक है, मतलब जिसमें ये बना हो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का जिसमें उदाहरण आपको दिखाई दे तो आपको किस में लगाना है, आपको दीर्घ में ही लगाना है। जब इस तरीके का किसी भी अक्षर के नीचे ऐसी आकृति दिखाई दे तो इसको समझ लीजिए कि आपको दीर्घ संधि के अंतर्गत रखना है। तो मित्रों, ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। तो दीर्घ संधि के 4 नियम हैं, उन चारों नियमों पर बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए कि लघुर में, अब यहाँ पर ये पूछे कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए काहे की मात्रा लगी है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है नहीं लगी है। तो इसको भी जो है हम रखेंगे तो किस में रखेंगे, इसको भी हम दीर्घ संधि में ही रखेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब धीरे धीरे इसी तरीके की क्लासें हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे लेकर के, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम आपके सामने उपस्थित होंगे। और आप सभी को पुनः धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमारी आपकी मुलाकात अब जो है होती रहेगी।
अब तक 5-6 दिन क्लासें हमारी नहीं हो पाई हैं, लेकिन अब मैं आपको क्लासें निरंतर देता रहूँगा और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर हम आने वाले थे वो भी हम लेकर के आपके सामने बहुत ही शीघ्र उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।